हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले के वीडियो में हमने आगे की बातें जानी थी। अब उसके आगे की बातें हम सेकंड वीडियो में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, यानी कि दूध से क्रीम को अलग करने की बात कर रहा है। तो दूध से क्रीम को अलग कैसे करेंगे? हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? ठीक है, हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है कि बाज़ार में दूध कई प्रकार के पैकेटों में आता है, जैसे फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड। ठीक है, जब हम दूध पैकेट वाला दूध खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है ना कि कैसा दूध चाहिए, टोन्ड चाहिए या फिर फुल क्रीम चाहिए या फिर डबल टोन्ड चाहिए। तो हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम उसी हिसाब से अपना खरीदते हैं। ठीक है, तो दूध कई प्रकार के पैकेटों में आता है। तो ये अलग अलग जो भी वैरायटीज़ इनकी हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से फैट पाया जाता है। ठीक है, दूध के इन प्रकारों में वसा की मात्राएं अलग अलग पाई जाती हैं। दूध में उपस्थित वसा की मात्रा की जांच के लिए अपकेंद्री विधि यानी सेंट्रीफ्यूगल मेथड का यूज किया जाता है। हम इसे एक एक्टिविटी द्वारा समझेंगे। ठीक है, दूध में उपस्थित वसा यानी कि दूध में फैट कितना उपस्थित है उसकी मात्रा को जानने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मेथड का यूज किया जाता है, यानी कि अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, एक्टिविटी एक की जा रही है, वो हम देखते हैं। ये है एक्टिविटी नंबर 2.5। इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दूध से क्रीम को पृथक करना, यानी कि दूध से क्रीम को अलग करना। इसमें मटेरियल्स क्या क्या हैं? दूध चाहिए, अपकेंद्रीय यंत्र चाहिए या फिर मिक्सी चाहिए। आपके घर में जो मिक्सी यूज होता है ना मसाले पीसने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, वो मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं हम। इसका प्रोसीजर क्या है? क्या किया जा रहा है? एक परख नली में फुल क्रीम यानी कि संपूर्ण वसा, फुल क्रीम दूध कह रहा है। एक टोन्ड दूध होता है, फुल क्रीम होता है, एक डबल टोन्ड होता है। तो इसमें फुल क्रीम लिया जा रहा है, जिसमें मतलब उस दूध में फुल क्रीम मतलब क्रीम पूरी तरह से रहता है। ठीक है, दूध लिया जा रहा है। अब इसे अपकेंद्रीय यंत्र से 2 मिनट तक अपकेंद्रित किया जा रहा है। अपकेंद्रण क्या होता है यह भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, यदि घर में अपकेंद्रीय यंत्र ना हो तो घर में जो यूज करते हैं मिक्सी, उसका प्रयोग करेंगे और दूध से क्रीम को अलग करेंगे। सामान्यतः दूध डेयरी पर दूध से क्रीम को पृथक करने हेतु अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया? ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया कि अपकेंद्रीय यंत्र में दूध को घुमाने पर परखनली में भरे दूध के तल पर ठोस कण एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब परिणाम क्या निकल के आ रहा है? दूध को अपकेंद्रीय यंत्र या मिक्सी में तेजी से घुमाने पर दूध में मिश्रित वसा के अवयव भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं तथा जल से हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है, यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि दूध से क्रीम को अलग करना है, यानी अपकेंद्रीय यंत्र का ये बात कर रहा है। अपकेंद्रीय यंत्र क्या होता है? ठीक है, तो अपकेंद्रीय यंत्र वह ऐसा मतलब अपकेंद्रीय यंत्र का एग्जाम्पल आप अपने लाइफ में देखते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन चलाया जाता है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े, तो वो उसे इधर उधर मतलब घुमाता रहता है। क्या होता है उसमें जो भी भारी कण धूल कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हमारा कपड़ा ऊपर रहता है, साफ़ रहता है। उसी तरह दूध को जब हम मिक्सी में या फिर किसी चीज़ में चलाते हैं तो क्या होता है, जो उसका क्रीम होता है वो नीचे बैठ जाता है और दूध ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपकेंद्रण के अनुप्रयोग, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो यह यंत्र हल्के व भारी कणों को पृथक करने के लिए यूज किया जाता है। हल्के और भारी कणों को क्या क्या करने के लिए यूज होता है? पृथक करने के लिए। इस यंत्र के दैनिक जीवन में कई उदाहरण हैं, जैसे ड्राई क्लीनर, क्रीम निकालने की मशीन, अपकेंद्री पंप या अपकेंद्री शोषक। ठीक है, अब दो अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग करेंगे, यानी कि दो अघुलनशील यानी कि दो द्रव हैं, यानी कि लिक्विड। तो दो लिक्विड हैं आपस में घुल ही नहीं रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पानी और तेल। पानी में तेल को हम मिलाते हैं तो एक दूसरे में घुलता है, कितना भी आप घोलेंगे तो तेल पानी में घुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मिश्रित नहीं होते हैं और ये दो भिन्न भिन्न परतों के रूप में दिखाई देते हैं।
यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्यतः हमने देखा है कि घर पर किसी खाद्य तेल व जल का मिश्रण दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण होता है। दो द्रव पदार्थ परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं, ये दो भिन्न परतों के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि तेल और पानी को घोलेंगे तो वो अलग अलग लेयर के रूप में दिखाई देंगे, वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। अब क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। अब अकार्बनिक ठोसों में जो उपस्थित घटक होते हैं उनको पृथक्करण किया जाता है, यानी कि उन्हें अलग कर दिया जाता है। अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जो अशुद्ध युक्त ठोस रहता है या मिश्रण जो भी रहता है, उसको उचित विलायक के साथ मिला दिया जाता है, ठीक है, जो उसमें उसको घोल ले, और उसे गर्म कर दिया जाता है। उसके बाद विलयन को छान कर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, और अशुद्धियाँ मात्र द्रव में घुली रह जाती है। अशुद्धि जो है वो पानी में घुल जाएगी, और जो शुद्ध पदार्थ होगा वो क्रिस्टल बन के ऊपर आ जाएगा, उसको छानेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। इससे मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। अब शहरों में पीने योग्य जल को शुद्ध करना, कैसे शुद्ध किया जाता है? तो शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर के अनुसार जल भंडार भूमिगत जल, जलाशय, नदी से जल को एक तलहट टैंक में पहुंचाते। तलहट टैंक यानी कि नीचे एक टैंक बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी मतलब गंदगी होती है, वो नीचे सतह पर बैठ जाती है, ठीक है, और शुद्ध जल ऊपर तैरता रहता है, और वही शुद्ध जल क्या होता है, हमारे पास आ जाता है, हम उसे पीते हैं। स्वच्छ जल को एक भार टैंक में पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा जल में निलंबित अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। यहाँ से जल को छानक टैंक में भेजा जाता है, जिसमें कंकड़ पत्थर आदि लगभग 1/4 तक भरे रहते हैं। ये क्या करता है, अशुद्धियों को अपने अंदर क्या करता है, समावेशित कर लेता है, और स्वच्छ जल ऊपरी परत के टैंक में रह जाता है। अंत में इस जल को रासायनिक क्रिया द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अन्य टैंक में भेजा जाता है, जहाँ जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसके बाद यह जल घरों तक भेजा जाता है। इसमें क्या करा जाता है, एक तरीके से समझिए, तलहटी में एक टैंक बनाया जाता है, गड्ढे खोद कर टैंक बना दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, पानी को डाला जाता है, उसमें अशुद्धि क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, और जल ऊपर आ जाता है। फिर उस जल को क्या किया जाता है, दूसरे टैंक में भेजा जाता है। जब वो जल दूसरे टैंक में जाता है तो क्या होता है, जल में जो ऐसी अशुद्धियाँ जो मतलब जल में एकदम मिक्स रहती हैं, वो तो नीचे बैठेंगी नहीं, तो वो दूसरे टैंक में जाता है, तो वो उसको शुद्ध करता है। फिर अगले टैंक में भेजा जाता है, जिसमें कंकड़ पत्थर भरा रहता है। तो कंकड़ पत्थर क्या करता है, जल के जो भी और अशुद्धियाँ होती हैं वो अपने अंदर में सोख लेता है, और स्वच्छ जल क्या होता है, ऊपर टैंक में रहता है। फिर उस पानी को क्या किया जाता है, उसके जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अलग टैंक में भेजा जाता है। मतलब ऐसा कहिए कि उसको प्योरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे घरों में आता है, जिसे हम पीते हैं, नहाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। ये जल को शुद्ध किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, तो किसी दिए हुए तापमान पर जब उस द्रव में और अधिक विलेय पदार्थ ना घुल पाए तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कोई दिया हुआ तापमान है, किसी ताप पर जब हम द्रव में कुछ और पदार्थ घोलते हैं, जैसे पानी हमने ले लिया, ठीक है, पानी को गर्म किया कढ़ाई में रख के, उसके बाद क्या किया, पानी गर्म हो रहा है, उसमें चीनी हम मिलाते जा रहे हैं, और एक निश्चित तापमान है, कोई दिया हुआ तापमान है, मिलाते जाएंगे, एक टाइम आएगा वो चीनी उसमें मिलेगा ही नहीं। जैसे इसमें क्या दिया है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कच्छ ताप पर 50 ml जल की एक बीकर में क्या कर रहा है, जल लेने के लिए कह रहा है। अब उसमें नमक थोड़ा थोड़ा करके डालने के लिए कह रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि नमक तली में ना रहे, यानी कि उसको घोलते जाएंगे, नमक डालते जाएंगे, उसको घोलते जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि और पदार्थ घुलना बंद हो जाता है। यही कच्छ ताप पर संतृप्त विलयन है। एक टाइम ऐसा आता है कि हम उसमें और नमक नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जिनका दिए गए तापमान पर
रंग, रूप, संरचना, स्वाद व स्वभाव एक समान रहता है। यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वो शुद्ध पदार्थ होता है। तो एक ही प्रकार की चीज़ों से अगर मिलकर बना रहेगा तो क्या होगा, उसका स्वभाव तो एक ही समान रहेगा, रंग रूप भी एक समान रहेगा और उसकी संरचना भी समान रहेगी। ठीक है, उसे सरल भौतिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होता है या फिर यौगिक होता है। जैसे सोना, चांदी, पोटेशियम, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। अब बात करते हैं हम कोलाइड की। तो कोलाइड क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोलाइड क्या होता है। तो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय व विलायक दोनों के कण समान रूप से फैले होते हैं और देर तक रखने पर भी ये कण नीचे नहीं बैठते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये कोलाइड कण परिक्षेपण माध्यम में से गुजरने वाले दृश्य प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जैसे दूध, स्याही, धुंध, रुधिर आदि। ठीक है, अब निलंबन क्या होता है, तो निलंबन एक ऐसा विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ घुलता ही नहीं है और उसके कणों को नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। ठीक है, इनके कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अधिक देर तक बिना हिलाए रखने पर कण नीचे बैठ जाता है। भारी होंगे तो जाहिर सी बात है कण नीचे बैठ जाएंगे, और कण भारी है तो क्या होगा, वो जल में मिक्स तो होगा नहीं, वो हमें अपनी नंगी आंखों से तो दिखाई भी देगा, वो भारी है, बड़ा है। अब बात करते हैं हम परिवर्तन की। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन मतलब होता है बदलना, यानी कि उसमें चेंज आना। ये परिवर्तन क्या होता है, प्रकृति का नियम होता है। ठीक है, फिर इसमें परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के परिवर्तन हमारे आंखों के सामने ही होते रहते हैं, जिन्हें हम कभी ध्यान देते हैं, कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे हम फ्रिज में पानी रखते हैं फ्रीज़र में, तो क्या होता है, पानी कुछ टाइम के बाद फ्रीजर क्या करता है, उस पानी को जमा के बर्फ़ बना देता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। दूध से दही बना देते हैं, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लग जाता है, जिसे आप लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं मुरझा खाना। ठीक है, लोहा क्या होता है, मुरझा जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं। तो हम कुछ चीज़ें ध्यान दे लेते हैं, कुछ चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। ठीक है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें क्या होता है, अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण जैसे अवस्था, आकार, विद्युत गुण आदि को बदल देता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, पदार्थ की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा ना, जैसे ऐसे नॉर्मल शब्दों में समझें तो चेंजिंग तो हो जाएगी, किसी दूसरे अवस्था में पहुंच जाएगा, लेकिन क्या होगा, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे पानी अगर फ्रिज में रखा ना तो जम गया, वो बर्फ़ बन गया, लेकिन बर्फ़ को गला देंगे फिर से हमें पानी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होने के बाद उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा, आकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन क्या है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, यानी कि उसके गुण समान होते हैं। ठीक है, अब चीनी का जल में विलयन, चीनी को जल में मिला देंगे, उसका एक विलयन बन जाएगा, वो भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हमको जल और चीनी को अलग करना है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर देंगे। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघलता है, वो भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन, नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होने के बाद, यानी कि कोई भी चीज़ चेंज होने के बाद क्या करता है, पूरी तरह से उससे अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे दूध है, ठीक है, दूध क्या करे, दूध फट गया, यानी कि दूध का दही जमा दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, दूध का गुड़ और दही का गुड़ सेम होगा, कभी नहीं होगा, दूध दूध होगा, दही दही होगा। ठीक है, इन दोनों का गुड़ अलग अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर दही से हम दूध बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। या फिर हम ऐसे कहें कि हमने लिया हुआ है एक कागज़,
कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो कागज़ ही होगा। बड़े से कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कागज़ को फाड़ दिए तो वो कागज़ ही रहेगा, तो वो होगा हमारा क्या, भौतिक परिवर्तन। लेकिन उस कागज़ को अगर हम जला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम के तार का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल, अगरबत्ती का जलना, आटे से रोटी का बनना। अब आटे से हमने रोटी बना लिया तो क्या फिर वापस से हम उस रोटी को आटा बना देंगे, वैसा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होने के बाद अवस्था और आकार में तो परिवर्तन हो जाए, लेकिन क्या हो, कोई दूसरा पदार्थ ना बने, वो होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होने के बाद क्या हो, फिर से परिवर्तित होने के बाद हो, कोई नया पदार्थ ही बन जाए, यानी कि कागज़ है, कागज़ को जला के राख प्राप्त हो गया। कागज़ का गुण अलग, राख का गुण अलग, राख से हम कागज़ बना ही नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये दोनों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें केवल भौतिक गुण परिवर्तित होता है। ठीक है, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें एक से नए अधिक पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसका गुण, उसका मतलब सब कुछ सेम ही होता है, आकार अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन में क्या है, परिवर्तन के साथ ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बर्फ़ का पिघलना, और उसमें क्या होता है, ऊर्जा का भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोयले का दहन करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को जब हम वर्गीकृत करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, पेड़ों को काटना। अब पेड़ को हमने काट दिया तो पेड़ की लकड़ी और उस लकड़ी में कोई डिफरेंस है, वो भी लकड़ी है, वो भी लकड़ी है। ठीक है, मक्खन का बर्तन में पिघलना, मक्खन बर्तन में पिघल गया, फिर उसको जमा देंगे, फिर भी तो वो मक्खन ही रहेगा। ठीक है, अलमारी में जंग लगना, ये जंग लग गया अलमारी में। ठीक है, तो क्या होगा, अलमारी में क्या हो रहा है, जंग लग जा रहा है, तो अलमारी खराब हो जाएगी। जंग लग गया तो लोहा फिर से उसको हम बना ही नहीं सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जल का उबल कर वाष्प बनना, जल उबल कर वाष्प बन जाएगा, तो उस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो हमको फिर से जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, जल में नमक घुल जाएगा तो वो भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। फिर क्या करेंगे, वाष्पीकरण के माध्यम से अलग अलग कर सकते हैं। फलों से सलाद बना देते हैं हम, क्या होता है, फल को काट काट के सलाद बना दिया तो फल भी वही है, सलाद कटा तो भी वो फल ही है। और कागज़ का जलना, ये क्या हो जाएगा हमारा, केमिकल चेंज। ठीक है, ये कागज़ जल जाएगा तो फिर वो कागज़ वापस से नहीं बन सकता है। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज। अब आगे है शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक प्रकार के कणों से मिलकर जब कोई भी चीज़ें बनी होती है तो क्या होती हैं, शुद्ध होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा तत्व, एलिमेंट। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल नामक के वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन लेवासिए ने उसके तत्व की परिभाषा दे दी थी। लेवासिए ने तत्व की परिभाषा दे दी थी और तत्व शब्द का प्रयोग किए थे 1661 में रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, उनके अनुसार क्या होता है, तत्व पदार्थ का वह रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में बांटा ही नहीं जा सकता है, वो क्या होता है हमारा तत्व। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता, वो हमारा कहलाता है तत्व, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ठीक है, तत्व का वर्गीकरण, तत्व को 3 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा धातु। धातु क्या होता है, धातु मतलब मेटल। ठीक है, तो देखिए जहाज जा रहा था। ठीक है, सबसे पहला हमारा धातु।
तत्व को 3 प्रकार में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है धातु। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में 8 धातुएं ज्ञात थीं, जैसे कार्बन, सोना, चांदी, टिन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। ये कितने 8, लेकिन वर्तमान समय में कितने तत्व हैं, कितने धातु हैं 90। धातु के कुछ लक्षण होते हैं। धातु आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है, जिस पे आघात करेंगे तो वर्धनीय मतलब बढ़ेगा, आघात करने पे उसका आकार बढ़ते जाएगा। जैसे सोना, सोने को पीट पीट के पतली चद्दर बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने को पता है 1 मीटर लंबा तार में खींचा जा सकता है, वो ये होता है आघातवर्धनीयता। ठीक है। ये चमकीली होती है, सोना चमकीला होता है और इसका घनत्व उच्च होता है। धातुएं विभिन्न प्रकार की अधातुओं से क्रिया करके क्या करती है, यौगिक का निर्माण करती है। दूसरा है हमारा अधातु, जो धातु की तरह बिहेव नहीं करेगा वो क्या होगा, हमारा अधातु होगा। अधातु क्या होती है, उसमें की कुचालक होती है, लेकिन धातु क्या होती है, उसमें की सुचालक होती है। ये क्या होती है, भंगुर होती है, यानी कि इसको अगर हम आघात करेंगे ना तो ये तुरंत टूट जाएगा। लेकिन धातु क्या थी, वो आघातवर्धनीय थी, यानी हम आघात करेंगे तो वो बढ़ेगा, ये क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा। ये 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस। ये विभिन्न रंगों की होती है, जैसे सल्फर का पीला रंग, फास्फोरस का रंग सफ़ेद, ग्रेफाइट का रंग काला। इसमें कोई चमक नहीं होता है विशेष। यह तन्य भी नहीं होती, आघातवर्धनीय भी नहीं होती है, यानी कि इसे खींचा भी नहीं जा सकता है, आघात करने पर बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन धातुओं में क्या होते हैं, तन्यता होती है, यानी कि खींचते हैं हम उसको तो वो बढ़ता है। अब हमारा क्या हुआ, उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है। तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करेंगे वो क्या कहलाएंगे, उपधातु। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आता है हमारा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, पोलोनियम। आर्सेनिक का यूज कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर का जो चिप बनाया जाता है ना उसमें आर्सेनिक का यूज होता है। ठीक है। फिर हमारा आएगा यौगिक। अब यौगिक क्या होता है, तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेगा तो यौगिक बन जाएगा। इसमें तत्वों के द्रव्यमान निश्चित या स्थिर अनुपात के होते हैं। जैसे जल क्या होता है, H2O। ठीक है। ये क्या है, जल का यानी कि पानी का केमिकल फार्मूला है। ठीक है। तो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है। यानी कि ये क्या है, यौगिक है। हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ये क्या है, ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। ये है मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है। अब मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है, तो ये क्या करते हैं, मिश्रण क्या करते हैं, किसी यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिश्रण होता है। लेकिन ये किसी यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन तत्व क्या करते हैं, क्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं, क्या किए, आपस में क्रिया किए, फिर यौगिक यानी कि जल बना दिए। मिश्रण क्या करता है, उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, यानी कि कंकड़ और बालू को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, कंकड़ का गुण अलग होता है, पत्थर का गुण अलग होता है। ठीक है, बालू का। फिर यौगिक क्या होते हैं, नए पदार्थों के गुणधर्म से पूर्ण रूप से अलग होते हैं। ठीक है। अब मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है, यौगिक को रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाएगा, लेकिन यौगिक को क्या किया जाएगा, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाएगा। अब यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया हुआ है, जितना भी हमने पढ़ा है उसको फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो मिश्रण क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलाने से बनता है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। ठीक है। मिश्रण क्या होता है, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो वो हमारा मिश्रण बन जाता है। अब दूसरा है विलयन क्या होता है। तो विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे में घुल जाता है। जैसे चीनी पानी, नमक पानी। ठीक है। तो क्या होता है, ये विलयन होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। विलयन
किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, यानी कि अपने अंदर घोल लेता है, जैसे पानी। ठीक है, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, जैसे चीनी और पानी के मिश्रण में क्या होगा, पानी विलायक होगा क्योंकि उसकी मात्रा अधिक होती है, और चीनी क्या होगा, विलेय होगा, वो उसमें घुलता है। ठीक है, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतिशत विलेय निकालते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। निलंबन क्या होता है, तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, जैसे गंदा पानी, वायु में धुआं। कोलाइड क्या होता है, कोलाइडी क्या होता है, तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, विषमांगी विलयन होता है। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, कल मैंने आपको इसको बताया था। पहला होता है परिक्षेप्त अवस्था, दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। ये क्या कहते हैं, ये विलयन टिंडल प्रभाव को तथा ब्राउनी गति को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कमरे में एक छोटा सा होल होता है, उस रास्ते अगर प्रकाश आता है तो हम क्या करते हैं, प्रकाश के मार्ग को देख सकते हैं, उसमें छोटे छोटे कणों को देख सकते हैं, वो होता है हमारा टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति क्या होता है, कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर क्या करते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया टिंडल प्रभाव क्या होता है कि सूक्ष्म प्रकाश के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हुए हमें दिखाई देते हैं, यानी कि प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन द्वारा फैलते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी कि उसके मार्ग को हम देख सकते हैं कि प्रकाश कैसे मार्ग से चल रहा है। अब मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को मिश्रण के पृथक्करण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रण। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, जैसे कपूर। कपूर क्या होता है, ठोस होता है, उसको हम जला देते हैं तो सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। अब इसके आगे दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन होता है जो परिवर्तित होने के बाद भी उसका गुण क्या होता है, सेम होते हैं, यानी कि उसको वापस से उसके पहली अवस्था में ले आया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, एक बार ये अगर चेंज हो गया तो फिर वापस से हम उस रूप में उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, जो भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए तत्व क्या होता है, जिसे ये ऐसा मौलिक पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो 2 या 2 से अधिक भागों में के गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, निश्चित अनुपात में मिलेंगे, जैसे H2O जल। ठीक है, आज का हमारा ये पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे के चैप्टर्स हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।